Hey there, welcome back to the channel. I hope you guys are safe and doing good. Well, moving on with our parts of speech series, today let us take on the fun ones, conjunctions. So what are conjunctions, you ask? Well, conjunctions are the words that link other words, phrases or clauses together. They allow us to form complex, elegant sentences whilst avoiding the clumsiness of putting one sentence after the other using just punctuations. तो हम क्या कह रहे हैं? Conjunctions ऐसे words होते हैं जो दूसरे words को, phrases को, clauses को, दूसरे sentences को आपस में जोड़ने का काम करते हैं. ठीक है? इन्हीं के थ्रू हम काफ़ी complex, मतलब पेचीदा और काफ़ी एलिगेंट, सुंदर दिखने वाले सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं. अगर हम इन्हें यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर हमें एक आइडिया कन्वे करना है तो उसमें हमें अलग अलग सेंटेंसेस को यूज़ करना पड़ेगा, एक के बाद एक, सिर्फ पंक्चुएशंस यानी फुल स्टॉप, कॉमा, इन्हीं के थ्रू. तो इससे क्या होता है? एक आइडिया का फ्लो टूटता हुआ सा दिखता है. ठीक है, सुनने में इतने अच्छे नहीं लगते, इंटरप्रेट करने में भी सेंटेंस मुश्किल हो जाते हैं. इसलिए कंजंक्शंस बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर. कंजंक्शंस को एक्सप्लेन करने का बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है जो मैंने कहीं पढ़ा था. सपोज कीजिए मैं कहता हूँ आई लव कुकिंग फुल स्टॉप, आई लव ईटिंग फुल स्टॉप, आई डोंट लाइक वॉशिंग डिशेज आफ्टरवर्ड फुल स्टॉप. फुल स्टॉप तो मैंने आपको बताने के लिए बोला है कि मल्टीपल सेंटेंसेज हैं. एक फ्लो में बोलूँगा तो आई लव कुकिंग, आई लव ईटिंग, आई डोंट लाइक वॉशिंग डिशेज आफ्टरवर्ड. अब ये देखो क्या हो रहा है, मैंने इससे छोटे छोटे सेंटेंसेज डिफरेंट जो यूज़ किए हैं, मेरे बोलने से एक फ़्लो टूट रहा है या फिर एक कह सकते हो फ्लो बन नहीं रहा है मेरी बात का. वहीं अगर मैं कंजंक्शंस यूज़ करता हूँ तो ये कैसे साउंड करेगा? आई लाइक कुकिंग एंड ईटिंग बट आई डोंट लाइक वॉशिंग डिशेज आफ्टरवर्ड. अब आप देख रहे हैं हमें एक बहुत ही एलिगेंट सा फ्लो मिल गया सेंटेंस में. एक ही सेंटेंस में हमने पूरी बात समझा दी जहां हमें पहले 3 डिफरेंट सेंटेंसेस को यूज़ करना पड़ रहा था. तो वो एक सेंटेंसेस की चॉपीनेस जो आ गई वो हमने अवॉइड कर दिया. यहाँ पे कंजंक्शंस का काम यही है, ब्यूटिफुल एलिगेंट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वाइल्स्ट अवॉइडिंग द यूज ऑफ मल्टीपल डिफरेंट सेंटेंसेस वन आफ्टर द अदर. और एग्जाम्पल देता हूँ. I have 2 goldfishes, full stop. I have a cat, full stop. एक तो ये बात मैंने कही, इसी को मैं कंजंक्शंस के थ्रू कहूँ I have 2 goldfishes and a cat. एक ही सेंटेंस में कहानी खत्म. एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल. I try very hard in school, full stop. I am not receiving good grades, full stop. अब इसी को कंजंक्शंस के थ्रू कहें. I try very hard at school, yet I am not receiving good grades. अच्छा, एक चीज़ हमें यहाँ मेक श्योर करनी है कि हम जिन भी 2 वर्ड्स या फ्रेजेस को कंजंक्शंस के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं उनका स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए. जैसे एग्जांपल से बताता हूँ. आई वर्क क्विकली एंड केयरफुल. एक तो ये मैंने सेंटेंस बोला, क्विकली एंड केयरफुल का स्ट्रक्चर सेम नहीं है, हमने इसको एंड कंजंक्शन से ज्वाइन किया तो ये एक इनकरेक्ट सेंटेंस है. ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर सेम नहीं है. करेक्ट क्या होगा? आई वर्क क्विकली एंड केयरफुली. ये है करेक्ट सेंटेंस. तो कंजंक्शन यूज करते टाइम हमें इस चीज का खास ध्यान रखना है. Well, moving on, let's talk about the types of conjunctions. We only have 3 types of conjunctions, namely coordinating conjunctions, second correlative or called paired conjunctions, and number 3rd subordinating conjunctions. Now let us talk about them one by one. Number 1, coordinating conjunctions. Coordinating conjunctions allow us to join words, phrases or clauses of equal grammatical rank in a sentence. By equal grammatical rank, I mean the words, clauses or phrases that serve the same grammatical purpose. क्या कह रहा हूँ? Coordinating conjunctions के थ्रू हम ऐसे words, clauses और phrases को जोड़ते हैं जिनका grammatically एक sentence में जो role होता है, जो उनका purpose होता है, वो same होता है. And we have 7 commonly used coordinating conjunctions which can be remembered using the acronym FANBOYS. For, and, nor, but, or, yet, so. तो ये 7 मेन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के एग्जाम्पल्स आपकी स्क्रीन पे आ गए हैं.
वीडियो पॉज करके आप देख रहे हैं, इनमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत सिंपल है इनको समझना, सिर्फ अपने यूज़ केस के हिसाब से अलग अलग हैं ये। कहीं पे कोई चॉइस दी जा रही है, कहीं पे कोई रीज़न है, कहीं पे दोनों में से कुछ भी ऑप्शन नहीं हो रहा तो वो यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह के इनके यूज़ केस हैं। जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो 3 मेजर पॉइंट्स के हैं यहाँ पे। पहला पॉइंट जो हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है फॉर, आजकल जो मॉडर्न इंग्लिश आ गई है हमारी, उसमें बहुत ही कम, बहुत ही रेयरली कहीं यूज़ किया जाता है ये वर्ड। इसकी जगह दूसरे रीजनेबल वर्ड्स आ गए हैं, एज, सिंस या कोई भी दूसरे वर्ड्स, तो फॉर का यूजेज थोड़ा कम हो गया है। दूसरी चीज़, जब आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड या फिर और दोनों में से जो भी यूज़ कर रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए, तब आप उन वर्ड्स को कॉमास से सेपरेट करेंगे, हर एक सिंगल वर्ड को। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए, अगर आप इन सेंटेंसेस को देखें तो आप देखेंगे कि जहाँ भी 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब यह होता है कि जिन 2 सेंटेंसेस को हम जोड़ रहे हैं कंजंक्शन की मदद से, उन दोनों का अपने आप में भी वजूद है। अगर हम नहीं भी जोड़ें तो वो दोनों अपने आप में इंडिविजुअल मीनिंग बनाते हैं, उनको कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होना। तो जब हम ऐसे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंजंक्शंस की मदद से जोड़ते हैं, तब आप देखेंगे कि वहाँ पे हमें कॉमा लगाना होता है बिफोर द कंजंक्शन। ये एक नॉमिनल, एक ग्रामेटिकली करेक्ट प्रैक्टिस है कंजंक्शंस को यूज़ करने की। तो ये 3 मेजर पॉइंट्स मुझे आपसे यहाँ स्पेशल डिस्कस करने थे, और ये है कहानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की। नंबर 2 वी हैव कोरिलेटिव कंजंक्शंस AKA पेयर्ड कंजंक्शंस। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, कोरिलेटिव और पेयर कंजंक्शंस आर द पेयर्स ऑफ कंजंक्शंस दैट वर्क टुगेदर, राइट, एंड दे हेल्प अस मेक अ पॉइंट और एस्टैब्लिश ऑल्टरनेटिव्स। तो क्या कह रहे हैं हम, कोरिलेटिव या पेयर्ड कंजंक्शंस इस तरह के कंजंक्शंस के पेयर होते हैं जो साथ में काम करते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस को जोड़ने के लिए। और इनका ये हमें किस चीज़ में हेल्प करते हैं? पहली चीज़, या तो हमें हमारा कोई पॉइंट रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट रखना है, इम्पैक्टफुल पॉइंट रखना है। दूसरा इनका यूज़ केस होता है जब हमें कोई ऑल्टरनेटिव, कोई विकल्प बताना हो 2 चीज़ों के बीच में, तब इनका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। एंड दे हेल्प अस स्ट्रक्चर द सेंटेंस, मतलब एक सेंटेंस को अच्छा स्ट्रक्चर देने में तो हेल्प करते हैं, लेकिन सेंटेंस को थोड़ा वर्डियर भी बना देते हैं, मतलब एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड हो जाते हैं सेंटेंस में, तो इन्हें हम थोड़ा स्पेयरिंगली यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर होता है। अब इसके कॉमन एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? आइदर और, नाइदर नॉर, बट एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसको एग्जाम्पल समझते हैं। Both the students and the teachers were satisfied with the cultural program this year. तो हम क्या बता रहे हैं, अब हमें 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बात करनी एक ही सेंटेंस में, और दोनों एक सेम पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस कर रहे हैं, यानी दोनों ही सेटिस्फाइड हैं यहाँ पे। तो हमने दोनों को जोड़ा एंड से, और हमें एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक दोनों की बतानी, इसलिए हमने पीछे ऐड कर दिया बोथ। तो इन कंजंक्शंस ने पेयर में काम किया, एक पॉइंट स्टैब्लिश कर दिया हमारे सामने। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। Participants in the survey could either choose from a list of possible answers or could write their own responses. यानी यहाँ पे चॉइस की बात आ गई, either और, या तो ये या वो। ये होते हैं correlative AKA paired conjunctions. Number 3, coordinating conjunctions. Now coordinating conjunctions join an independent clause with a dependent clause. ठीक है, पहले हमने बात की थी कि दोनों क्लॉज इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में वैसा नहीं होगा, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, दूसरा डिपेंडेंट होगा ही होगा पहले वाले पे। मतलब क्या कह रहे हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब तो समझ ही गए ना, कि ऐसा क्लॉज या ऐसा सेंटेंस जिसका अपने आप में एक वजूद है, ठीक है, जिसके अपने आप में कोई वैल्यू है। लेकिन डिपेंडेंट सेंटेंस ऐसा होता है जो पहले वाले के बिना उसका अपने आप में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। कुड एस्टैब्लिश अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, could also make up a contrast, or could signify any other type of relation between the clauses. हम जिन 2 डिफरेंट क्लॉजेस को जोड़ रहे हैं वो या तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होगी उनके बीच में, कि पहला किसी चीज़ का कॉज है और दूसरा उसका इफेक्ट है, या फिर कोई कॉन्ट्रास्ट होगा कि दोनों सेंटेंसेस में कुछ आयरनी होगी, कुछ ऑपोजिट चल रहे होंगे एक दूसरे से, पर कुछ तो रिलेशन होगा ही होगा। अब कुछ कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं? बिकॉज, सिंस, ऑल्दो, दो, while, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इनके अलावा there are certain adverbs which can also act as conjunctions: until, after,
इस तरह के कुछ एडवर्ब्स भी कंजंक्शन का काम करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की कैटेगरी में। जैसे मैं आपको बोलूं, आई कैन स्टे आउट अंटिल द क्लॉक स्ट्राइक्स 12। आई कैन स्टे आउट ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अगर मैं इस आई कैन स्टे आउट को निकाल के बाकी सेंटेंस को अलग कर दूं, इसकी अपने आप में वैल्यू है। बट मैं बोलता हूं आई कैन स्टे आउट अंटिल द क्लॉक स्ट्राइक्स 12। क्लॉक स्ट्राइक्स 12 के लिए हमें कुछ ना कुछ कॉन्टेक्स्ट तो चाहिए होगा कि हम ये क्यों बोल रहे हैं, या हमने किस चीज़ को सिग्निफाई करते हुए ये बोला है। और अंटिल यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, लेकिन एक एडवर्ब है जो कंजंक्शन का काम कर रहा है। ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में अब हमें ये समझ में आ गया कि हम सेंटेंस को दो तरीके से स्ट्रक्चर कर सकते हैं। पहला जो जनरल तरीका है, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज या फिर मेन क्लॉज, उसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसे आप कहते हैं, पहला तरीका। दूसरा तरीका, पहले आएगा हमारा डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज प्लस कॉमा लगा के हमारे पास आएगा इंडिपेंडेंट या फिर हमारा जो मेन क्लॉज है। तो ये मैं ये नहीं कह रहा कंफ्यूजन का पॉइंट है, बट स्टिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिमाग में रखने के लिए, क्योंकि कल को हमें जब भी मौका मिले या हमसे पूछ लिया जाए कि इसके बीच में डिस्टिंग्विश करना है, या हमें कभी किसी कंजंक्शन को कहीं पे लगाने को बोला जाए, तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी हम सूटेबल या एक्यूरेट कंजंक्शंस को यूज़ कर पाएंगे। इसलिए मैंने ये बताना ज़रूरी समझा। और इसी के साथ मैं यहाँ पे एक मिथ को और ब्रेक कर देता हूँ कि हम स्कूल में आज तक पढ़ते आए हैं, टीचर्स हमें सिखाते आए हैं, नेवर स्टार्ट अ सेंटेंस विद अ कंजंक्शन। लेकिन ये कंप्लीटली फॉल्स है। ग्रामर इसको अलाउ करता है, इंग्लिश के सारे रूल्स इसको अलाउ करते हैं, एज फार एज हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं, जो हमने ऊपर देखा। ठीक है, यानी जब भी हम सेंटेंस को कंजंक्शन से स्टार्ट करेंगे तो पहले आएगा डिपेंडेंट क्लॉज, फिर एक कॉमा फॉलोड बाय द इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये एक करेक्ट स्ट्रक्चर है इफ़ यू वांट टू बिगिन अ सेंटेंस विद कंजंक्शन। और आप किसी भी सेंटेंस को कंजंक्शन से शुरू क्यों करना चाहोगे? इट एज एम्फेसिस, ठीक है, इम्पैक्ट डालता है, एम्फेसिस डालता है। हाउएवर यहाँ भी हमें एक कैच है, जब भी हम एक सेंटेंस की कॉन्वर्जेशन के फ्लो में है, हमें ज़्यादा इस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करना है, क्योंकि उससे जो कंजंक्शंस हैं वो अपना इम्पैक्ट खो सकते हैं, है ना। तो हम देखते हैं ना, अक्सर हमारी कम्युनिकेशन या कॉन्वर्जेशन में हम वैरायटी लाते हैं चीज़ों की, तो ये वैरायटी वाला ही पॉइंट मैं कह रहा हूँ। डू नॉट यूज़ देम टू ऑफन, यूज़ देम स्पेयरिंगली। And with that, we are done with conjunctions. I hope this video was informative. If it is the case, then please do share it with someone whom you think might be benefited from it. As always, I appreciate your feedbacks in the comments. And if you have any doubt, please feel free to reach out to me on my social media handles, links to which will be in the description down below. With that, I'll see you all in the next one. Till then, stay safe, take care, bye-bye, cheers.